सो गाइस, अपन को बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए जो नेट इनकम है और प्रेफर्ड डिविडेंड ये दोनों क्वेश्चन में अवेलेबल रहेंगे, है ना। और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग ये अपन को कैलकुलेट करने पड़ेंगे, है ना। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें अपन को जो याद रखनी पड़ेंगी वो ये है ना। शेयर्स इशूड एंटर्स इनटू द कैलकुलेशन फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है, उसका फाइनेंशियल ईयर एक एक अप्रैल से स्टार्ट होता है ना। लेकिन उस कंपनी ने शेयर इशू किए 1 नवंबर को, है ना। तो जो कैलकुलेशन रहेगा ना वो नवंबर से ही इंक्लूड किया जाएगा, है ना। इसलिए इसको अपन वेटेड एवरेज शेयर्स बोलते हैं इसको, है ना। जो वेट्स निकाल निकाल के मतलब अपन कैलकुलेट करेंगे उसका। रीएक्वायर्ड शेयर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्विजिशन। मतलब जिस डेट से अपन ने शेयर्स रीएक्वायर करे हैं, तो उस डेट से अपन को वो शेयर इंक्लूड नहीं करने हैं, उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ये सब अभी मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, है ना। शेयर्स सोल्ड और इशूड आर इंक्लूडेड फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस, अब भी बताया मैंने आपको, है ना। वी अप्लाई स्टॉक डिविडेंड्स एंड स्प्लिट्स टू द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर। फॉर एग्जांपल अपन ने डिविडेंड कंपनी ने 1 मई को डिक्लेयर किया, है ना। बट अपन को कंसीडर करना पड़ेगा किस डेट से, जिस डेट से अपन कैलकुलेशन चालू कर रहे हैं। मतलब जो भी फाइनेंशियल ईयर रहेगा ना कंपनी का, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल रहेगा, तो इसी डेट से अपन को डिविडेंड्स और स्प्लिट्स इसका कैलकुलेशन अपन को चालू कर देना, है ना। और स्प्लिट्स एंड स्टॉक स्प्लिट्स and stock dividends adjustments is not applied to the share issued or repurchased after the split। ये इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अभी अपने एग्जांपल में 1 मई को जैसे डिविडेंड इशू, मतलब डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया था, है ना। तो जो 1 मई के बाद जो भी शेयर्स इशू होंगे या फिर उसको रिपर्चेस किया जाएगा, उस पर कोई भी स्प्लिट और डिविडेंड का अपन कैलकुलेशन नहीं करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि वो उससे पहले इशू जिस डेट को शेयर्स इशू हुए हैं, उस डेट से पहले कंपनी ने डिविडेंड या स्प्लिट डिक्लेयर कर दिया था, है ना। तो एडजस्टमेंट सिर्फ इस डेट के पहले जो शेयर्स इशू हुए हैं उनमें होगा एडजस्टमेंट, इसमें इनमें फिर अपन एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, है ना। इसको अभी अपन एक एग्जांपल समझते हैं। सो गाइस, छोटा सा एग्जांपल है। सो एक कंपनी है, उसने 10,000 शेयर्स है ना, वो उसके आउटस्टैंडिंग है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर। मतलब ईयर के स्टार्टिंग में उसके 10,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है ना। और ये सॉल्यूशन में 1.1 क्यों किया हुआ है? इसलिए किया हुआ है क्योंकि जो 1 जुलाई को है ना, इस कंपनी ने 10% का स्टॉक डिविडेंड भी दिया हुआ है शेयर होल्डर्स को, है ना। तो अब या तो 10% का डिविडेंड बोल लो आप, या फिर ऐसा भी बोल सकते कि जिसके पास 10 शेयर हैं उसको 1 शेयर और मिल गया, मतलब उसके पास टोटल 11 शेयर हो गए, है ना। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 1.1 लिखेंगे ना, तो वही बात हो गई कि 10% का स्टॉक डिविडेंड दिया हुआ है ना। और 12/12 इसलिए किया हुआ क्योंकि ये 1 तारीख को ही मतलब आउटस्टैंडिंग है शुरू से, है ना। और अब शेयर इशूड ऑन 1 अप्रैल। अब इशू हुए हैं न्यू शेयर्स 1 अप्रैल को, है ना। तो उसका भी कैलकुलेशन ये रहेगा, उसको 9/12 किया है। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल को इशू हुआ है ना, तो 1 अप्रैल के बाद 9 मंथ्स और बचे हुए हैं आउटस्टैंडिंग, है ना। तो सिर्फ उन्हीं 9 मंथ्स के लिए अपन इन शेयर्स को कंसिडरेशन में लेंगे, है ना। अब शेयर रिपर्चेज हुए हैं ना, कितने शेयर रिपर्चेज हुए हैं? 3,000। और 1 सितंबर को तो आउटस्टैंडिंग जो जो
4 महीने और बचे हुए हैं सितंबर के बाद अपना ईयर एंड होते होते, है ना। तो 4/12 इसको किया हुआ है, और ये फिर ऐसे अपने टोटल वेटेड एवरेज शेयर्स आउटस्टैंडिंग का टोटल आ गया, है ना। और आप अपने एक दो एग्जांपल आप खुद से ट्राई करो, है ना। इसमें और क्लियरिटी मिलेगी आपको। तो ये हो गया अपना वेटेड एवरेज शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अब बेसिक ईपीएस का कैलकुलेशन टोटल, है ना। तो इसका जैसे अपन को बेसिक ईपीएस निकालना है ना, तो इसमें अपन क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल उसी कंपनी की मतलब 10,000 की उसकी नेट इनकम अपन कंसीडर करते हैं, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए जो डिविडेंड दिया है वो 1,000 कंसीडर कर रहे हैं ना। ये सब क्वेश्चन में अपन को अवेलेबल रहेगा। और आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने बचे हुए थे, ये। अब इसका जो भी आंसर आएगा ना, वो इसका बेसिक ईपीएस हो जाएगा। ये अपन ने बेसिक ईपीएस पढ़ा हुआ है ना।